हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में जो हैं बड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह वही चैप्टर चल रहा है अपना, ठीक है। 42 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अब हम 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, बड़ी बात यह है, ठीक है। द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th November 2006 या 16 या 26 रेफर टू नर्जर कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी विच विशेज टू रेज 200 million इन कैश इन ऑर्डर टू एक्वायर द कॉम्पिटिटर। आपको नीचे बैलेंस शीट दे रखी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है और एक ही साल की दे रखी है। कंपनी 200 million का पेमेंट रेज करना चाहती है क्योंकि इसको एक कॉम्पिटिटर को एक्वायर करना है। इसके पास नॉन करंट असेट है, करंट असेट है, ठीक है। लाइबिलिटी में इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मीन्स ये इक्विटी हो गया। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है, कितनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज़? 100 की। फिर करंट लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी 30 + 160 190 की है और टोटल लाइबिलिटीज़ और ये सब दे रखा है अपन को। द रिसेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब P&L, ठीक है ना, या इनकम स्टेटमेंट। पता होना चाहिए आपको कि जो बैलेंस शीट है वो पोजिशनल स्टेटमेंट होता है और P&L जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। क्या दे रखा है अपन को? रेवेन्यू, 4 सालों का रेवेन्यू दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो स्टार्टिंग में ठीक था, बाद में देखो इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे अनयूजुअल चीज़ें जो है उसको थोड़ा सा नोट कर ले करो। सेल्स अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है, साथ के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। PBT, PAT। द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर 6% बॉन्ड्स दैट आर रीपेबल इन 2008 या 28, जो भी मानना है मान लो। अब देखो आपको मान लो ये 2016 दे रखा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2016 का ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो 18 में 2 साल बाद ही हम क्या कर रहे हैं, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को रीपे करेंगे, ठीक है ना, 2 साल बाद ही। समझ रहे हो कंपनी को? अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है कितनी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 100 की, ठीक है। अच्छा, और इस पे इंटरेस्ट रेट दे रखी है 6%, मीन्स 100 का 6% कितना हो गया? 6 इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंसिस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। जो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, ये ओवरड्राफ्ट है और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है। तो 160 का 8% कितना होता है? 160 का 8% होता है 12.8, मीन्स टोटल इंटरेस्ट जो है 18.8 है। और आप देखो 2016 में ये 18.8 इस तरीके से निकला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह नहीं रहा करने के लिए, बट मैंने कहा था ना कि इससे आपको थोड़ा क्वेश्चन अपना अपना सा लगता है, ठीक है ना। ऐसी एक्सरसाइज करने से आप थोड़े चार्ज रहते हो तो कर ले करो, ठीक है। दूसरी अगर आप बात गौर करो तो हमने क्या पढ़ा है? लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, शॉर्ट टर्म कम होता है। बट इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, शॉर्ट टर्म ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप ऐसे दिमाग में कैच करने के लिए रख सकते हो। करंट असेट डू नॉट इंक्लूड एनी कैश डिपॉजिट, मतलब करंट असेट्स के अंदर कोई भी कैश नहीं है, मीन्स कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज है। कंपनी हैज़ नॉट पेड एनी डिविडेंड इन द लास्ट 4 years, कंपनी ने डिविडेंड भी पे नहीं किया। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशूड बाय द कंपनी हैज़ नॉट चेंज इन द रिसेंट ईयर, मतलब कंपनी ने नए शेयर भी बहुत टाइम से इशू नहीं करे हैं। जिस कंपनी को खरीद रहा है, अपन जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं उस कंपनी को क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? टारगेट कंपनी। हैज़ नो डेप्ट फाइनेंस एंड इट्स फॉरकास्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर 2017 इज 28 million। मीन्स कंपनी अपन जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उस कंपनी का कोई लोन नहीं है, ठीक है, उस कंपनी में कोई लोन नहीं है और 28 million का EBIT है उसका। Evaluate suitable methods of raising 200 million required by the company, supporting your evaluation with both analysis and critical discussion। 16 मार्क्स इसी के ही हैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको पैसे चाहिए। पैसे किस बात के लिए चाहिए? ये 200 million की इसको कंपनी खरीदनी है, ठीक है ना।
तो अब इसको पैसे कहाँ से आएंगे इसी पे ही डिस्कस करना है। क्लियर क्या? तो आपको बताना है कि ये 200 मिलियन कैसे रेस करेंगे। अब क्या तरीके होते हैं बताओ पैसे रेस करने के? या तो डेप्ट होता है या फिर इक्विटी होता है। तो हमें डेप्ट और इक्विटी दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हमें कुछ, क्योंकि देखो या तो हम डेप्ट से पैसा रेस करेंगे या इक्विटी से, तो क्या इफेक्ट आएगा 200 मिलियन पैसा रेस करने के बाद। ठीक है, मेनली दो ही सोर्स आते हैं हमारे माइंड में। तो 200 मिलियन रेस करने के बाद कंपनी की ये जो परफॉर्मेंस है इस पे क्या इफेक्ट आएगा वो जरा चेक कर लेंगे परफॉर्मेंस पोजीशन पे। और अभी देख लेते हैं कि मोटा मोटा कि कंपनी की अभी क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है ना, कि कंपनी 200 मिलियन जो पैसा रेस करना चाहती है कॉम्पिटिटर एक्वायर करने के लिए, उसकी वाइबिलिटी कितनी है, फिजिबिलिटी कितनी है, या कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी। तो पहले ना हम चेक करते हैं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या करें बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन में, कि कैसे चेक करें कि कंपनी की अभी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो परफॉर्मेंस पोजीशन वगैरह चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रेशोज़ का यूज़ लेना होता है। तो हमें रेशोज़ यूज़ लेने पड़ेंगे। ठीक है, और 200 मिलियन जो है उसके बाद क्या इफेक्ट आएगा वो हम बाद में सोचेंगे। ठीक है ना, तो पहले करंट चेक कर लेते हैं। करंट चेक करने के लिए जैसे हमें रेवेन्यू दे रखी है हर 4 सालों की। अब डायरेक्टली ऐसे देख के नहीं बोल सकते कि रेवेन्यू बढ़ रही है, एक परसेंटेज निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे 13, 14, 15 और 16। ठीक है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स पहले थी 122 की 122.6, अब हो गई 127.3। तो सेल्स कितना परसेंट बढ़ी होगी? क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ना 16 मार्क्स का है, तो क्वेश्चन में बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग रिक्वायर्ड होगी आपको, है ना, छोटा मोटा नहीं करके बता सकते केवल। 13 से 14 में कितना परसेंट ग्रो कर रही है सेल्स? 3.83%। ठीक है, फिर 156.6 माइनस 127.3 डिवाइडेड बाय 127.3 इंटू 100, तो 23.102%, 02%। ठीक है, एकदम से तगड़ा ग्रोथ हो गया। ठीक है, मैं देख रहा हूँ इतना अनयूजुअल कैसे हो सकता है ये फिगर, है ना। बहुत अनयूजुअल है। ठीक है, सीधा 3.23%, 83% से अपन 23.02% पे जंप कर गए। फिर 189.3 माइनस 156.6 इंटू 100, हाँ पहले तो 189.3 माइनस 156.6 अपॉन 156.6 इंटू 100, तो 20.88 का ग्रोथ है सेल्स में। ठीक है, अब ये सेल्स इतना ग्रो कर रहा है, फिर अपन को EBIT दे रखा है, EBIT परसेंटेज है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि EBIT, ये EBIT होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमेशा ध्यान रखना EBIT होता है। ठीक है, तो EBIT से चेक कर लेते हैं। ठीक है, EBIT भी ग्रो कर रहा है ना, तो 43.3। अब कौन से रेशो निकालो देखो वो सब आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है ना। अब इसमें कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कि सर ये रेशो तो हमारे माइंड में नहीं आया, ठीक है ये निकालने की ज़रूरत है क्या। तो EBIT 3.83 एग्जैक्टली ग्रो कर रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, फिर 50.1 माइनस 43.3 अपॉन 43.3 इंटू 100, 15.70 ये परसेंट ग्रो कर रहा है। ठीक है, और 56.7 माइनस 50.1 अपॉन 50.1 इंटू 100, और 13.17% ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज EBIT ग्रोथ, मतलब आप कह सकते हो कि जो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते आप। ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट के लिए आपने सुना होगा एक रेशो होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। तो ये भी निकाल देते हैं एक बार, पहले रेशोज निकाल लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर बाद में एनालाइज करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तो इस साल का भी निकालना पड़ेगा 13 का, तो तभी जाके काम चलेगा ना। तो 13 का इधर लिख देते हैं अपन, इधर निकाल देते हैं 13 का भी, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT है ना। तो 41.7 डिवाइडेड बाय 6, तो पहले 6.95 था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिर 43.3 अपॉन 6.2, फिर 6.98 हो गया, ठीक है, तो बेटर है पहले से। फिर 50.1 अपॉन 12.5 मीन्स 4.008 टाइम्स बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, 0.1 भी कर सकते हो आप। और 56.7 अपॉन 18.8 3.016, ठीक है ना। तो ये अपने पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप देखो लगातार क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। सेल्स का बढ़िया ग्रोथ है, सेल्स की अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो EBIT है, ठीक है, उसमें ग्रोथ तो है लेकिन सेल्स के हिसाब से ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। मींस क्या है, कंपनी की इससे पता लग रहा है फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट का तो रेशो सेम रहता है कि जितनी सेल्स ग्रो करेगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट ग्रो कर रही होगी, लेकिन बीच में फिक्स कॉस्ट आपका प्रॉफिट क्या कर रही है, खा रही है, ठीक है ना। तो बिजनेस में वो फिक्स कॉस्ट, वो जो होता है ना लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, वो वाला कंपोनेंट है। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एक दो रेशो और, जैसे अभी डेप्ट इक्विटी रेशो क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो आप इतने सालों का तो निकाल नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो केवल एक ही ईयर की गिवन है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो अपने को क्या है, 200 मिलियन रेस करने हैं, आप समझो इस बात को, या तो ये डेप्ट से करेंगे या इक्विटी से करेंगे। अगर डेप्ट से करोगे तो लोन बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कहीं ना कहीं, क्लियर क्या। इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कैलकुलेशन आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा अगर नहीं आया तो भी, जब आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो डेप्ट देख लेते हैं, डेप्ट कंपनी का कितना है, इक्विटी कितना है। अब देखो डेप्ट के निकालने के दो तरीके हैं, केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना चाहते हो या टोटल डेप्ट लेना चाहते हो। तो टोटल डेप्ट भी ले सकते हो और खाली लॉन्ग टर्म डेप्ट भी ले सकते हो, बस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि टोटल डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी है ना, ठीक है। तो इक्विटी कितना है, इक्विटी तो फिक्स है 222 का, ठीक है। और डेप्ट कितना है, डेप्ट अपने पास एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी है 100 की, और करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स कभी भी डेप्ट का पार्ट नहीं होते हैं। तो 160 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, तो 260, तो डेप्ट हो गया 260 का, है ना, टोटल ले लिया अपन ने डेप्ट, और इक्विटी हो गई अपने पास 221 की, मीन्स 117.65% अपने पास डेप्ट इक्विटी रेशो है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं कि अपन ने परसेंटेज में निकाल लिया, वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 260 अपॉन 221 अपन इसको रेशो में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 260 अपॉन 221 260 अपॉन 221 है ना, तो 1.176 टाइम्स या इस टू 1, ठीक है, कि इतना डेप्ट और इतना इक्विटी, ऐसे करके भी आप उसको लिख सकते हो। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि डेप्ट लेने से क्या इफेक्ट आएगा। सोचो आप कि अगर मान लो, देखो अब 200 मिलियन रेस करने हैं, तो अब दो ऑप्शन है, डेप्ट या इक्विटी, है ना। तो एक बार मान लेते हैं कि डेप्ट लेके देखेंगे तो क्या होगा, और एक बार मान लेते हैं कि इक्विटी लेके देखेंगे तो क्या होगा। तो चलो एक बार डेप्ट लेके देखते हैं, डेप्ट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी के पास 260 का टोटल डेप्ट है, ठीक है ना, नॉन करंट और करंट मिला के
ठीक है, करंट में ट्रेड पेबल्स नहीं लेते हैं, तो 260 का टोटल डेप्ट है ऑलरेडी। ठीक है ना। अभी हम किससे एनालाइज कर रहे हैं कि अगर हम डेप्ट ले तो क्या होगा, इफ डेप्ट वर टेकन ऑफ 200 मिलियन, तो अपने पास जो डेप्ट है 260 का, उसमें 200 का डेप्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, अपॉन 221, इक्विटी तो सेम रहेगा, तो 260 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 221 मीन्स कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो या परसेंटेज में देख लो 208% हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है डेप्ट इक्विटी रेशो। दूसरी बात क्या है कि डेप्ट पे इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा। अब ये जो 200 मिलियन का जो डेप्ट है, इस पे आप को ये, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से लोन लोगे तो फिर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। अब आप ब्याज की रेट क्या मान सकते हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कैसे भी मान सकते हो। लॉन्ग टर्म की रेट 6% है और शॉर्ट टर्म की रेट है 8% है ना, मान लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, तो 8% इस पर ब्याज देंगे। आप शॉर्ट टर्म भी कोई मान सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म अजम्पशन मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आप 200 मिलियन का लोन ले रहे हो बिजनेस एक्वायर करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है ना, तो 200, अब ये इतना इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट अगर कवरेज रेशो देखा जाए तो डेप्ट इक्विटी रेशो हो गया। फिर फर्क किधर आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है फॉर्मूला, EBIT अपॉन EBT है ना। तो EBIT पहले कंपनी का ऑलरेडी कितना चल रहा है, EBIT चल रहा है 56.7 का। ठीक है ना, 56.7 का ये EBIT है, लेकिन हम एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसका EBIT क्वेश्चन में दे रखा है 28 मिलियन का। ठीक है, उस कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है ना, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारा कितना चलता आ रहा है, हमारा इंटरेस्ट आ रहा है ऑलरेडी 18.8 का, प्लस उस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं तो हमने 200 मिलियन का लोन लिया, उसकी वजह से इंटरेस्ट और हो गया। तो 56.7 प्लस 28 84.7 अपॉन 18.8 प्लस 16 34.8। समझ गए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2.51 हो गया टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इस कंपनी का ऑलरेडी कितना है, लगातार गिर रहा है, देखो 6.98 4.01 3.016 और अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो और गिर जाएगा, मींस डेप्ट इक्विटी रेशो भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी गिर जाएगा। ठीक है, तो अपन इसमें बोलेंगे यहाँ पे कंपनी के लिए एक खराब स्थिति हो जाएगी कंपनी का, क्योंकि फाइनेंशियल आपको टर्म यूज करना पड़ेगा, कंपनी का लीवरेज बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और दूसरी बात अपन क्या बोलेंगे, देखो अब कंपनी को ये जो 200 मिलियन है, नहीं सॉरी, ये जो 200 मिलियन नहीं, कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है रीपे करनी है 2018 में, नियर फ्यूचर में 2 साल बाद ही रीपे करनी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 100 की। ठीक है ना, 100 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सॉरी ये नॉन करंट लाइबिलिटीज 100 की है, कंपनी को ये भी रीपे करनी है। ठीक है, तो 2 साल अभी 2016 चल रहा है, 2018 में रीपे करेंगे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना, फिर कंपनी वो पैसा कहाँ से लेके आएगी 100 मिलियन का पैसा, समझ रहे हो। मीन्स कंपनी को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में $100 मिलियन के भी फंड्स चाहिए। तो कंपनी की स्थिति क्या है, डिटेरिएट हो रही है, इस तरीके से पता लग रहा है। क्लियर क्या, तो आपको ऐसे एनालाइज करके बताना पड़ेगा कि डेप्ट इक्विटी रेशो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम हो जाएगा, कंपनी को 2 साल बाद कुछ और रीपे भी करना है 100 मिलियन का फंड्स, हाँ तब ये होगा कि तब इसका इंटरेस्ट तो कम हो जाएगा। ठीक है ना,
ये वाला इंटरेस्ट इस 100 मिलियन का आपका जो इंटरेस्ट है कितना परसेंट था, 6%, ये कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मतलब, लेकिन 2 साल तक तो रखना ही पड़ेगा। और ये फंड्स पैसे तो कंपनी का ऐसे नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड एनी कैश डिपॉजिट, तो कंपनी के पास कैश भी नहीं है अभी तक तो। अच्छा, अब मान लो ये इक्विटी ले ले 200 मिलियन का, ठीक है, तो क्या स्थिति होगी? तो अपने पास डेप्ट इक्विटी रेशो निकाल लेते हैं एक बार, डेप्ट इक्विटी रेशो रिकैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्ट तो फिर 260 का ही रहेगा, ठीक है, इक्विटी 221 प्लस 200 और बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो 221 प्लस 200 421, तो डेप्ट इक्विटी रेशो हो जाएगा 61.76%, ये ठीक हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBIT अपॉन EBT होता है, तो EBIT आपकी 56.7 तो थी पहले खुद की 28, तो 84.7 तो EBIT आएगी ही, लेकिन इंटरेस्ट का कंपोनेंट सेम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं है ना, 18.8 ही रहेगा। तो 84.7 डिवाइडेड बाय 18.8, 4.50 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का क्या है, पहले से सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाएगा, 3.016 से 4.50 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अब जरा देखते हैं कि कंपनी जो है क्या इक्विटी, भाई कंपनी की खाली मर्जी से तो नहीं होगा इक्विटी शेयर रेस, क्या इक्विटी शेयर चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, देखो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों चाहेंगे, क्योंकि कंपनी ने क्या है 4 सालों से लास्ट डिविडेंड पे नहीं किया है, नो डिविडेंड, ठीक है, कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड पे नहीं करा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भैया तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं बिल्कुल भी देने के लिए, और तुम अब नए पैसे लेने आ रहे हो हमसे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये अपन को पॉइंट इसमें मेंशन करना पड़ेगा। और क्या दे सकते हैं, कंपनी के पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी खुद की नहीं है बिल्कुल भी, आप 200 मिलियन पूरा का पूरा इक्विटी शेयर रेस करना चाहते हो, ये पॉइंट भी देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर होल्डर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज होगी कंपनी की, KE, वो वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे बताना चाहिए आपको कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इशू करेगी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगी। तो मीन्स क्या है कि कंपनी के साथ है ना इक्विटी में भी दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है, कि इक्विटी शेयर होल्डर मानेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि डिविडेंड आपने पे नहीं किया इतने 4 साल से, ठीक है। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे भाई तुम अभी डेप्ट इक्विटी रेशो चलो तुम्हारा इंप्रूव भी हो रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशो इंप्रूव भी हो रहा है, लेकिन ये जो 200 मिलियन का जो डेप्ट तुम्हारे सामने खड़ा है, वो 100 मिलियन का जो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो मैच्योर होने वाला है अभी 2 साल के अंदर अंदर, उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, ठीक है ना। तो वो सब दिक्कतें हैं, तो इसलिए हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर भी ना माने कंपनी के, तो आपको ये पॉइंट भी अपनी ओपिनियन लिखनी पड़ेगी। फिर आप और भी जैसे फाइनेंस कंसीडर कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था सेल्स एंड लीज बैक, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हो क्योंकि अपन को क्रिटिकली एवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट करना है, तो अपन सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे पॉइंट्स अपन कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स के लिए तो हम कुछ भी करेंगे जो क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। तो सेल्स एंड लीज बैक में क्या है कि हम कोई एसेट बेचेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरी एसेट को हम लीज पे लेंगे, तो उसी एसेट को हम लीज पे लेंगे, लेकिन क्या है बेचना पॉसिबल तब हो ना जब, जैसे मान लो अब कंपनी क्या बेचेगी, नॉन करंट एसेट बेचेगी, चलो सोचती भी है बेचने का तो, लेकिन कंपनी ने क्या है ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं 100 के और शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं 160 के। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब भी कंपनी लोन लेती है तो वो कोई ना कोई एसेट को गिरवी रख के लेती है, चार्ज होता है एसेट्स पे, याद हो तो फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज करके हमने डिस्कस किया था। तो कंपनी अब
उन लोगों की बिना परमिशन से असेट को बेच भी नहीं सकती। तो सेल एंड लीज बैक वाला ऑप्शन भी क्या है, आसान नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ओपिनियन इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि देखो डेप्ट ले नहीं पाएगी, डेप्ट लेगी तो बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हो जाएगी, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमने देखा 208% हो रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत कम हो गया, ठीक है। और इक्विटी वो लेने नहीं देंगे, सेल्स एंड लीज बैक का ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। सेल एंड लीज बैक का क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी कुछ असेट होनी भी तो चाहिए ना बेचने के लिए, तो ये 300 मिलियन की अगर असेट बेचने चाहेगी तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन सब का चार्ज क्रिएट होगा ऑलरेडी असेट्स पे, तो ये बेचने भी नहीं देंगे। तो फिर हम क्वेश्चन के अंदर अपनी ओपिनियन देंगे कि भाई कंपनी को बहुत डिफिकल्ट होगा दूसरी कंपनी को परचेज करना 200 मिलियन की, कोई कंपनी के पास अभी इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल इतने अच्छे तरीके से नहीं हैं। हम ये ऑप्शन मतलब लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड वाला। एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द न्यू इशू ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ऐसे फैक्टर्स बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं जब भी बॉन्ड कंपनी इशू करती है तब। मींस कंपनी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। तो देखो एक तो इंटरनल फैक्टर हो सकता है और कुछ हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब कंपनी के बियॉन्ड कंट्रोल। इंटरनल फैक्टर मतलब जैसे कंपनी कितनी रिस्की है, जितनी ज़्यादा कंपनी रिस्की होगी तो इंटरेस्ट रेट जो है उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे बॉन्ड होल्डर्स, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है वो। और इसकी कैसे पता लगेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू पता लग सकता है, ठीक है ना, आराम से। दूसरा कि कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रही है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अगर कोई असेट कंपनी ने उसके अगेंस्ट में बैक कर रखी है, बैकिंग है किसी ना किसी असेट की, तो हम उसे सिक्योर्ड बोलेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, कम होगी, रेट थोड़ी सी कम देगी कंपनी, क्योंकि रिस्क है ना, कम हो गया। इसी तरीके से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को चेंज करती रहती है, ठीक है। रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। तो मान लो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को हाई रख देगी। ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है उसका रीज़न क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी तो लोगों को लोन महंगा मिलेगा, फिर लोग बाग कम लोन लेंगे और खर्चा भी कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में रिसेशन है, ठीक है, मंदी का टाइम चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को लो कर देगी। तो इससे क्या होगा, लोग बाग ज़्यादा लोन लेंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और कंट्री रिसेशन से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा भी करके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स और आपको समझ में आ जाएंगे जब आप वो इंटरेस्ट रेट वाला एक स्पेसिफिकली टॉपिक होता है वो पढ़ोगे जब, ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में आ जाएगा। तो इस वीडियो में अपन इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू।